और 15th एडिशन। अब मैं जाता हूँ ऑप्टिक्स वाले पोर्शन के ऊपर, और ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है हमारा चैप्टर 33। अगर मैं उसका यहाँ पर पेज नंबर एंटर कर दूँ 1078, तो हम चैप्टर 33 के पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। ये है जी चैप्टर हमारा 33, और चैप्टर 33 है नेचर एंड प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। तो ऑप्टिक्स का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। यूनिवर्सिटी फिजिक्स बुक में एक खसूसियत है कि जब भी ये अपना चैप्टर स्टार्ट करता है तो इसमें चैप्टर ओपनिंग क्वेश्चन होता है, और इस चैप्टर ओपनिंग क्वेश्चन का एक्सरसाइज के आखिर में आंसर भी दिया हुआ है। और ये चैप्टर ओपनिंग क्वेश्चन जो है ये मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कोर कॉन्सेप्ट ही होता है, आप इसको समझें। तो यहाँ पर एक डायमंड को दिखाया गया है और जिसको प्रॉपरली कट किया गया है, और जब इसके ऊपर वाइट लाइट पड़ती है तो ये डिफरेंट कलर की जो स्पेक्ट्रम है वो शो करते हैं। तो क्वेश्चन भी इसी तरह का रिलेटेड है। व्हेन कट डायमंड इज इल्यूमिनेटेड विद वाइट लाइट इट स्पार्कल्स ब्रिलियंटली विद a spectrum of vivid colors. These distinctive visual features are a result of light traveling much slower in diamond than in air. कहता है कि जब कट डायमंड के ऊपर वाइट लाइट पड़ती है तो वहाँ से जो डिफरेंट कलर्स हैं वो ब्राइटली वहाँ से शो होते हैं। और इसकी जो रीज़न है वो पहली रीज़न उसने ये बताई है कि लाइट ट्रेवल्स मच स्लोअर इन डायमंड दैन इन एयर, कि डायमंड के अंदर उसकी एक वजह ये भी है कि डायमंड के अंदर जो लाइट है वो बहुत स्लोअर चलती है। तो ये बात ठीक है कि जो लाइट की स्पीड है वो डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लाइट की जो स्पीड है वो उतनी कम होती जाएगी। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.417 होता है, काफ़ी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लिहाजा यहाँ पर लाइट की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। वैक्यूम है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 होता है और इसमें लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। इसके बाद एयर आ गया 1.0003 है, हल्की सी थोड़ी सी स्पीड उसमें कम हो जाएगी। फिर ग्लास मीडियम आ जाएगा। ग्लास मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 से लेकर 1.8 या 1.9 तक होता है। डिफरेंट टाइप्स के ग्लासेस हैं और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो हैं वो डिफरेंट है। सो ग्लास मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड और कम हो जाएगी, और जब आप डायमंड को देखेंगे तो डायमंड मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो और ज़्यादा कम होगी, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है 2.417 आई थिंक। उसकी जो वजह है वो है जी लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड इन डायमंड। तो ये जो वाइट लाइट है इसके अंदर जो सनलाइट है इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। तो 7 कलर्स में हर कलर की चूँकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो हर कलर डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करता है डायमंड के अंदर। तो ये दूसरा बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। और तीसरी रीज़न उसने बताई कि डायमंड अब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ सर्टेन कलर्स। तो ये बात ठीक नहीं है कि डायमंड जो है वो लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करता। तो जितनी ट्रांसपेरेंट मीडियम्स हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर लाइट जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होती, और अगर उसकी ट्रांसपेरेंसी में फ़र्क आ जाए तो फिर लाइट अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। तो इसके जो पहले दोनों आंसर्स हैं वो ठीक हैं कि लाइट जो है वो स्लो ट्रैवल करती है डायमंड मीडियम के अंदर, और डिफरेंट कलर्स की लाइट जो है वो डिफरेंट स्पीड के साथ डायमंड में ट्रैवल करते हैं। तो ये इसके पहले दोनों पार्ट ठीक हैं, और इसका आंसर जो है वो चैप्टर के लास्ट में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, वहाँ पर रीजंस भी दी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। और इसकी फर्दर जो इन डेप्थ इसकी जो स्टडी है वो इस चैप्टर के अंदर मौजूद है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आसानी से आप समझ सकेंगे। चैप्टर 33 है हमारा जी नेचर एंड प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। इसमें लाइट की नेचर के बारे में बताया जा रहा है कि लाइट की जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका हमें पता है, तो उसको डिस्कस किया गया है। फिर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट है, उसमें लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल करती है, रिफ्रैक्शन कैसे होती है, रिफ्लेक्शन कैसे होती है और स्कैटरिंग कैसे होती है। तो यही इस चैप्टर के आर्टिकल्स हैं, और इसी बुक को हमने फॉलो करना है। यही बुक मैंने आपके सामने खोली हुई है, मैं भी यही बुक पढ़ता हूँ और आपने भी यही बुक पढ़नी है।
और इसी बुक से आपका जो एग्ज़ाम्स हैं वो होने। सो हम अपना सारा फोकस जो है वो इस बुक के ऊपर रखते हैं। और सबसे पहला एक क्वेश्चन ये है कि जो ब्लू लेक्स हैं और डेजर्ट्स हैं, ग्रीन फॉरेस्ट हैं, मल्टीकलर रेनबोज़ हैं, तो ये हमें कैसे नज़र आते हैं और इसके लिए क्या ज़रूरी है। तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें देखने के लिए, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, मल्टीकलर रेनबोज़ वगैरह को देखने के लिए ज़रूरी है कि आइज़ हो, आइज़ का होना ज़रूरी है। और फिर लाइट, हम चीज़ों को कैसे देख सकते हैं कि जब लाइट उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ती है तो वहाँ से रिफ़्लेक्ट होकर हमारी आइज़ के अंदर एंटर होती है। तो जो लाइट रिफ़्लेक्ट होकर आई के अंदर पड़ जाएगी, आई में एंटर हो जाएगी, वो चीज़ हमें नज़र आएगी। और बाकी के ऊपर भी लाइट तो हर जगह पे पड़ रही होती है, लेकिन वो सारी चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही होती क्योंकि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई के अंदर एंटर नहीं हो रही होती। उसके बाद यहाँ पर एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जिसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं, और ऑप्टिक्स जो है वो डील करती है बिहेवियर ऑफ लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये एक ही बात है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, शायद आपको याद हो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, और विजिबल हैं, अल्ट्रावायलेट है, और माइक्रोवेव्स हैं और रेडियो वेव्स हैं। तो जैसे मैंने तरतीब से बताया, तो इसी तरतीब के साथ इसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ करती है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ करती है। तो एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर गैमा रेज भी आती हैं, एक्स रेज भी आती हैं, विजिबल भी आती हैं, अल्ट्रावायलेट भी आती हैं, माइक्रोवेव भी आती हैं, रेडियो वेव्स भी आती हैं। तो ये सारा का सारा जो एक बैंड है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एक जो विजिबल वाला पोर्शन है वो हम ऑप्टिक्स के अंदर डील करते हैं। जैसे सूरज है, अगर सन से जो लाइट निकल रही है, इमर्ज हो रही है, और उसके अंदर ये सारा का सारा स्पेक्ट्रम मौजूद है। और कहाँ से स्टार्ट होके गैमा रेज से शुरू होके सारे के सारे रेडियो वेव्स तक वो सारी की सारी जो वेवलेंथ्स हैं वो मौजूद हैं। तो सूरज से रोशनी जब हम चलती है तो रास्ते में ज़मीन तक पहुंचने से पहले आइनोस्फीयर में से पास होती है। तो आइनोस्फीयर में से जब पास होती है तो वहाँ पर इसकी जो गैमा रेज हैं और एक्स रेज हैं वो तकरीबन वो ब्लॉक हो जाती है, और ज़मीन तक पहुंचने वाली जो वेव्स होती हैं वो रह जाती हैं हमारे पास, विजिबल रह जाती हैं, और यूवी रह जाती हैं, और इंफ्रारेड रेज हैं वो रह जाती हैं, जिनको हम गेट करते हैं। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, और इन आर्टिकल्स के अंदर हम उसमें लाइट की नेचर के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, डिस्पर्शन की बात होगी, पोलराइजेशन की बात होगी, और स्कैटरिंग ऑफ द लाइट की बात होगी, और आखिर में हाइगन्स प्रिंसिपल है, इसको हम पढ़ेंगे। सो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है हमारे चैप्टर का। और यहाँ से इसका जो पहला आर्टिकल है वो स्टार्ट होता है नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट की नेचर क्या है, यहाँ पर हम फोकस करेंगे सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को जो यहाँ पे बयान किए गए हैं इस चैप्टर के अंदर। तो वैसे तो लाइट की नेचर में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप इंटरनेट से आप सर्च करके बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम फोकस करेंगे उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो इस बुक में दिए गए हैं। लाइट की थ्योरीज बहुत सारी आई, उसमें जो पहली थ्योरी है वो आइजैक न्यूटन ने दी है। और आइजैक न्यूटन ने जो एक प्रॉपर थ्योरी दी है वो कहता है कि लाइट ट्रेवल्स। मोस्ट साइंटिस्ट थॉट दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स एमिटेड बाय द लाइट सोर्स। के लाइट सोर्स से जो लाइट है, लाइट सोर्स से जो लाइट इमर्ज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स की फॉर्म में लाइट जो है वो ट्रैवल करती है। सो एक पहली थ्योरी जो आई है
वो है न्यूटन ने दी है, और उसने पार्टिकल थ्योरी दी है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स चलते हैं। अब आगे उसको नहीं पता चला कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह के पार्टिकल्स हैं, लेकिन उसने एक आइडिया पेश किया। उसने कहा जी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, और ये जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स हैं इन्हें हम कहते हैं कॉर्पस्कल्स। तो एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की गई है आइजैक न्यूटन ने। और उसके बाद फिर गलीलियो और दूसरे साइंटिस्ट ने जो है वो लाइट की स्पीड को मेजर करने की कोशिश की है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके हैं। और 1665 के करीब वेव प्रॉपर्टीज़ जो हैं लाइट की वो भी डिस्कवर हो गई हैं। तो 1665 तक अगर आप देखें तो दो तरह की थ्योरीज जो हैं वो चल रही थी, और एक कार्पस्कुलर पार्टिकल थ्योरी है और दूसरी वेव प्रॉपर्टीज़ भी आ गई। और फिर कहता है कि 19th सेंचुरी के एंड तक अर्ली में अर्ली इन द 19th सेंचुरी लाइट जो है वो उसकी वेव की नेचर के एविडेंस भी आने शुरू हो गए। 1873 के अंदर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी प्रोडिक्ट की कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये उसकी प्रोडिक्शन थी 1873 के अंदर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की। और अभी 1887 ही हुआ था कि हेनरिच हर्ट्ज ने इसको प्रूव कर दिया कि लाइट की जो नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कि लाइट अगर वेव है तो कैसी है, डायरेक्ट वेव नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है, ऐसी वेव होती है जिसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हमारे पास दो थ्योरीज आ गई। एक हमारे पास पार्टिकल थ्योरी है जिसको कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहा गया, उसके बाद फिर एक दूसरी जो है वो वेव थ्योरी है, और वेव थ्योरी के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी फॉर्म में लाइट ट्रैवल करती है। यही दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं लाइट की। और लाइट की एक पर्सनैलिटी ये है कि वो पार्टिकल के तौर पे बिहेव करता है, और दूसरी उसकी पर्सनैलिटी ये है कि वो वेव नेचर भी है। कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि लाइट इज़ ए पार्टिकल इन नेचर, और कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि लाइट इज़ ए वेव इन नेचर। जैसे हमारे पास फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, क्वांटम इफेक्ट का, एमिशन, एब्जॉर्प्शन। तो ये है लाइट की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जो लाइट की वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे हमारे पास है इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, डायफ्रैक्शन है। तो ये ऐसे फिनोमेना हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि लाइट इज़ इन वेव इन नेचर। सो आजकल हम इनकी ड्यूअल पर्सनैलिटी के ऊपर बिलीव करते हैं कि लाइट जो है वो बिहेव करती है समटाइम पार्टिकल्स और समटाइम ये वेव के तौर पे बिहेव करती है। तो दोनों पर्सनैलिटीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन को अगर आपने एक्सप्लेन करना है, लाइट एमिट भी होती है, एब्जॉर्ब भी होती है, अगर आपने इसको एक्सप्लेन करना है तो लाइट की पार्टिकल नेचर जो है वो बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकती है एमिशन और एब्जॉर्प्शन फिनोमेना को। और अगर आपने लाइट की प्रोपेगेशन की बात करनी है तो फिर जो वेव मॉडल है वो ज़्यादा बेहतर है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। अच्छा, दूसरे पैराग्राफ के अंदर ये लिखा हुआ है कि फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर इलेक्ट्रिक चार्जेस इन एक्सेलरेटेड मोशन। दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है और वो एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता है। अब अगर आपके पास चार्ज आ जाए, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो कोई भी चार्ज हो और वो चार्ज है अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में मूव करे, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि चार्ज मूव कर रहा है और उसकी स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है उसको चेंज हो रही है। तो जब चार्ज पार्टिकल को ऐसे मूव करवाया जाए कि उसकी स्पीड या उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज होती रहे, तो फिर वो जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। बिल्कुल आप इसको ऐसे ही समझें, ये एक आसान है समझने के लिए कि हमारे पास ट्रांसमीटर होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, या ब्रॉडकास्टिंग एंटीना होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को
एमिट कर रहे होते हैं, तो उसमें एक एंटीना होता है और एंटीने को एक LC इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट के साथ एक कपल किया जाता है, और वो जो LC सर्किट है वो इस रॉड के अंदर, उस एंटीना के अंदर जो चार्जेस हैं उनको एक्सेलरेट करवाता है, यानी मूव करवाता है, यानी कि उस एंटीने में वाइब्रेट करवाता है। तो जब एक चार्ज है एंटीना की सरफेस के साथ वाइब्रेट करेगा तो उसका जो मोशन है वो कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, और यही उसका एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, और एंटीना के सराउंडिंग में वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं फिर वो ट्रांसमिट होंगी या वो ब्रॉडकास्ट होगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस तरह इसका जो दूसरा ज़रिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने का, वो है जी थर्मल रेडिएशंस होती हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो हीट करने से उसके अंदर थर्मल रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, और जो थर्मल रेडिएशंस हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। अगर सपोज दैट कि आपके पास एक आयरन रॉड है, आप उसको हीट करते हैं, तो जैसे जैसे आपको हीट करते हैं तो उसके जो कलर्स है वो चेंज होते जाते हैं। तो अगर वो पहले रेड हो जाता है तो उसका मतलब है कि वहाँ से रेड लाइट इमिट हो रही है, वहाँ पर जो थर्मल रेडिएशंस इमिट हो रही हैं वो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी वाली हैं या वेवलेंथ वाली हैं। अगर आप उस आयरन रॉड को फर्दर आप हीट कर लें तो वो वाइट हॉट हो जाएगा। तो जब वो वाइट हॉट हो जाएगा तो उसमें वहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो वेवलेंथ हैं वो और चेंज हो जाएंगी। और अगला एक और ज़रिया जो लाइट प्रोड्यूस करने का है वो ये है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के ज़रिए भी लाइट प्रोड्यूस की जा सकती है, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो थ्रू होता है आयोनाइज्ड गैस। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को इसकी जो एग्जांपल्स हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के ज़रिए लाइट को प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी एग्जांपल्स के अंदर मरकरी आर्क लैंप होते हैं या सोडियम वेपर लैंप होते हैं। ये दोनों तरह के जो लैंप यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, मरकरी आर्क लैंप और सोडियम वेपर लैंप, ये स्ट्रीट लाइट के साथ लगे होते हैं। और स्ट्रीट लाइट के ऊपर आपने देखा होगा एक येलो सी लाइट वाला एक सोर्स होता है जो रोशनी प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो सोडियम वेपर लैंप होता है, और उसमें आर्क डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है उसके अंदर। और दूसरा जो बल्ब है वो मरकरी के जो बल्ब हैं वो तो घरों में भी यूज़ किए जाते हैं, शॉप्स पर भी यूज़ किए जाते हैं, और स्ट्रीट लाइट के ऊपर भी वो यूज़ किए जाते हैं। तो वहाँ से भी जो रोशनी प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू होती है। इसके अलावा नियॉन साइन लैंप्स हैं, नियॉन लैंप्स हैं डिफरेंट कलर के हैं, और आप देखते हैं कि जो नियॉन लैंप्स हैं, नियॉन लाइट्स हैं, वो तो बहुत ही कलरफुल होती हैं, और ये शॉप्स के ऊपर या किसी कमर्शियल के ऊपर जो हैं, कमर्शियल अगर साइन बोर्ड है तो उसके ऊपर नियॉन लाइट्स होती हैं, वो भी और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं, ये जो ट्यूब लाइट होती हैं जो घरों में हम यूज़ करते हैं पुराने तरह की, और वो जो ट्यूब रॉड होता है उसके अंदर जो है आयनाइज्ड गैस होती है, और वहाँ पे उसके जो इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के नतीजे में फ्लोरेसेंट लैंप्स हैं, इनको हम फ्लोरेसेंट लैंप भी कहते हैं। तो इन फ्लोरेसेंट लैंप के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के नतीजे में जो एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं फास्फोरेसेंस। तो फास्फोरेसेंस में फास्फोरेसेंस जो है वो उसके ज़रिए लाइट को जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। फास्फोरेसेंस के अंदर लाइट जो है वो यूवी से विजिबल में कन्वर्ट होती है। और इसके अलावा लाइट सोर्स जो है वो हमारा एक इनकैंडिसेंट लैंप भी है, जिसको आप देखते हैं बल्ब जिसको हम कहते हैं पुराना, वो जो फिलामेंट वाला बल्ब है, और फिलामेंट वाला बल्ब जो है फिलामेंट रेड हॉट वाइट आउट हो जाता है तो वहाँ से रोशनी भी इमिट होती है। तो लाइट सोर्सेज की यहाँ पर बात की जा रही है, और एक लाइट सोर्स जो है उसको हम कहते हैं लेज़र भी है। लेज़र भी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेज़र जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, लेज़र लाइट प्रोड्यूस करता है। और जो लेज़र लाइट है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, उसमें डायोड लेज़र भी आ जाता है, इसके अंदर हीलियम नियॉन लेज़र भी है, और इसके अंदर जो और भी तरह के डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो लेज़र मौजूद हैं, जो हर तरह की डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो डायोड लेज़र को तो हम जानते हैं कि डायोड लेज़र जो है वो
डीवीडी या डीवीडी के अंदर भी यूज़ होता है, या ब्लू रे प्लेट जो है उसके अंदर भी राइट करने के लिए और रीड करने के लिए यूज़ होता है। और लेज़र लाइट के अंदर जो लेज़र है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और इसके अंदर जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी की होती है और यूनी डायरेक्शनल होती है और पोलराइज्ड लाइट होती है। और इसको डिफरेंट पर्पस के अंदर, सर्जरी के अंदर भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी हम यूज़ करते हैं, और इसकी दूसरी जो एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर जो है मटीरियल को, स्टील को कट करने के लिए भी लेज़र की ज़रूरत होती है, और मटीरियल्स को मेल्ट करने के लिए भी यूज़ होती है। लेज़र कन्फाइनमेंट एक्सपेरिमेंट होता है और लेज़र कन्फाइनमेंट टेक्निक है, और उस लेज़र कन्फाइनमेंट टेक्निक के ज़रिए हम एक हाई टेम्परेचर क्रिएट करते हैं ताकि फ्यूजन रिएक्शन जो है वो हो सके। तो फ्यूजन रिएक्टर जो है वो भी इस लेज़र के ऊपर, लेज़र कन्फाइनमेंट के ऊपर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेडिएशन की जो स्पीड है वैक्यूम के अंदर वो यहाँ पर दी है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।